हेलो स्टूडेंट। अब बच्चा पार्टी लोग वही तो बोला जाए। तो अभी तक हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 का जो पढ़े थे वो था राधाकांत देव के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो टॉपिक को कवर करेंगे 19वीं शताब्दी का जो था, जो बताए थे पिछले वीडियो में, देन मीन्स ये रहा हम लोगों का 19वीं शताब्दी में शिक्षा संबंधित विशेषताएं। मतलब ये सब के बारे में हम लोग कंप्लीट आज ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। देन अगला न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है डेविड हेयर और जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बैथून का। तो इसका जो पहला जो टॉपिक आता है डेविड हेयर का। डेविड हेयर एक कार्टिस्ट घड़ी बनाने वाला लोको पारक व्यक्ति थे जो अंग्रेजी शासन के समय बंगाल में आए थे। इन्होंने कलकत्ता में अनेक विख्यात शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी। जहाँ पे शिक्षा दीक्षा दिया जा रहा था वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे क्या किए थे, स्थापना की। मतलब जहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी जाए उसके लिए इन्होंने स्थापना की है। जिसमें से जो प्रमुख है वो है कौन सा, हिंदू स्कूल और हेयर स्कूल। ठीक है, ये दो प्रमुख हैं जिनका योगदान रहा, ठीक ना, डेविड हेयर का। और इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना में भी मदद की थी। जो कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज है उसकी स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब बच्चा लोग ये आता है कि डेविड हेयर क्या करते थे। तो डेविड हेयर आगे बता दिए कि घड़ी बनाते थे और उसी को बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। तो डेविड हेयर का जन्म 1775 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुआ था और 1800 ईस्वी में घड़ी के व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। इनका जन्म 1775 में हुआ था और 1800 ईस्वी में घड़ी के व्यापार के लिए ये कहाँ आए थे, भारत आए थे। यहाँ के लोगों की स्थिति इतनी दयनीय थी कि ये देखे तो इनका हृदय पिघल गया, पीड़ा से भर गया। और उसी समय उन लोगों की स्थिति को सुधारने में लग गए। वही यहाँ पे लिखा है, यहाँ के लोगों की दयनीय स्थिति को देख हृदय पीड़ा से भर गया। उनका हृदय किससे भर गया, पीड़ा से। पीड़ा से भर गया। अन्य लोगों की तरह वापस अपने देश जाकर खुशी से जीवन यापन करने के स्थान पर उन्होंने यहीं रहकर यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। वो चाहते तो अपने देश में जाकर वहाँ पे आराम से खा पी कर मस्त जिंदगी बिताते, किंतु भारत की जो स्थिति उस समय थी बहुत दयनीय थी। सोच सकते हो कि जिस समय में तुम पढ़ नहीं सकते, कुछ सीख नहीं सकते हो, जन्म कर जैसे चलना सीखे हो तुमको काम पे लगा दिया जाएगा, तुम अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो। तो सोच सकते हो कि उस समय स्थिति नहीं थी। जिनके पास ये पैसा था वही पढ़ पाते थे, जिसके पास नहीं है, पढ़ना चाहकर भी वो नहीं मतलब कुछ कर सकता है। और बताएं मतलब सोचो कि जो क्षत्रिय है वही मतलब लड़ने और ये सब कर सकता है,
तो उस समय मतलब जाति पात का बहुत बड़ा ही स्तर पर मतलब क्या बरमान था। आज में वो बहुत हद तक खत्म हुआ है, पूरा नहीं बोल सकते, बहुत हद तक खत्म हो गया है। और शिक्षा का भी यही है कि जो बुराई समाज में फैल रही है उसको रोका जाए, नहीं कि उसको बढ़ने दिया जाए। यही शिक्षा का मेन मोटिव है। तो वो चाहते तो अपने देश में जाकर आराम से जिंदगी यापन करते रहते हैं, किंतु वो भारत में रहकर भारत के लोगों की दयनीय स्थिति को सुधारना चाहते हैं। तुम लोग का माइंड में ये आता होगा कि मतलब डेविड हेयर अकेले ही देश को कैसे सुधार देंगे। अरे ये तो देखो कि अगर जगह में रह रहे हैं, वहां के 10 लोगों को अगर वो सुधार दिए तो वो 10 मिलकर 10 मतलब 10-10 को सुधारेंगे तो 100 हो गए, और 100 10-10 को सुधारेंगे तो इस तरह से क्या होगा। अगर तुम शिक्षित हो गए तो तुम्हारा घर में आने वाला जो पीढ़ी है वो शिक्षित होगा। जब तुम अकेले थे, अगर तुम नहीं पढ़ते तो तुम्हारे आने वाला जो पीढ़ी है वो तो शिक्षित नहीं होता। बट ये देखो, वो तुम शिक्षित हुए तो वो भी शिक्षित हुआ, और तुम जहां पर भी जिसको तुम बताओगे कि बोलोगे कि शिक्षा का इंपॉर्टेंस है, तो उसको शिक्षित होने के लिए प्रेरित करोगे। तो इससे क्या हो रहा है, यही तो मतलब उस समय के विद्वानों के मन में क्यों आया कि शिक्षा का महत्व दिया जाए, क्योंकि वो लोग जानते थे कि शिक्षा ही ऐसा मतलब करी है जिसको मतलब जिसको मतलब जिसकी सहायता से हम बड़ा से बड़ा युद्ध को लड़ सकते हैं। आदमी मैंने बोला जाए तो भारत के आज के समय में लगभग 130 करोड़ आबादी है। अगर 130 करोड़ आबादी अगर शिक्षित हो गए, वो जान गए, तुम जाते हो कहीं भी जाओ, ऑफिस में जाते हो, गवर्नमेंट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, कुछ तुमसे घूस लिया जाता है, तुम नहीं देना चाहते हो, फिर भी तुम नहीं कुछ कर सकते हो। बट तुम चाहोगे तो जरूर कुछ कर सकते हो। बट इसके तुम्हारा प्लानिंग होना चाहिए कि वो सही रास्ता हो। ये नहीं कि मतलब गवर्नमेंट के तुम विरुद्ध में चले गए और अनाप शनाप बनाम सारा मैंने बकने लगे हो। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। उससे गवर्नमेंट को तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, बट तुम्हारा जो माइंड थॉट है सोचने का, तुम जो सोच रहे हो कि वो करने का, तुम उसके लिए प्लानिंग करो, देन उसको एग्जीक्यूट करो, 1 से 2 से, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। सोचोगे कि एक दिन में ही हम पूरा बदल देंगे, तो ऐसा नहीं है होने वाला है, नहीं होगा, एक दिन में कभी नहीं होने वाला है। ये आस्ते आस्ते तुम्हारा बदलेगा माइंडसेट। जब तुम 1 2 3 4 5 6 में थे तो तुमको क्या मतलब बोला जा रहा था कि तुम पढ़ो, कि ये बेथुन लिखा है, ये मतलब 9 10 का तुम पढ़ो, मतलब ये इतना आगे ये होता है, साइंस होता है, कॉमर्स आर्ट्स हेन तेन वो जो भी होता है तुमको बोला जा रहा था नहीं ना। तो तुम जैसे जैसे ऊपर जाओगे सब चीज तुम्हारे माइंड में क्लियर होता जाएगा। चलो ये है। यद्यपि वे कोई मशीनी नहीं थे, उन्होंने किसी धर्म का परिवर्तन नहीं करवाया, वो अपनी जिंदगी अपने ढंग से जिए और दूसरों को भी उनके ढंग से जीने दिया, बस उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहे। देखो इनका सोच था क्या कि अपना तो जिंदगी ढंग से तो जिए ही, आराम से जिए, और कोई धर्म परिवर्तन नहीं किए कि मतलब बाहर से आए हैं तो अपना धर्म को चेंज कर दें, ऐसा कुछ ये नहीं किए। और ना ही दूसरों को करने दे रहे थे, और ना ही प्रेरित कर रहे थे कि तुम अपना धर्म चेंज करो, ये चेंज करो, वो नहीं कर रहे थे। उनका मेन मोटिव था कि उन जीवन को बेहतर बनाने में अपना प्रयास योगदान दे। तो ये डेविड हेयर थे। ये साइड में जो पिक्चर लगा है ये कौन थे, तो ये हमारे डेविड हेयर साहब है। अच्छा हिस्ट्री को तुम
सोचोगे कि रटने वाला है तो फिर तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर सोचोगे कि वो मतलब पीछे क्या क्या मेरा अभी मैं जन्मा हूँ तो उसके पीछे क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिल जाए। जब पीछे की जानकारी होगा तो आगे का प्लानिंग भी सही होगा। ठीक है ना। अब जो आता है जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथुन, एक प्रसिद्ध अंग्रेजी इतिहासकार के पुत्र थे। जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथुन कौन थे? तो एक प्रसिद्ध अंग्रेजी इतिहासकार के पुत्र थे। इनका 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। समझ में आया? यह एक प्रसिद्ध इतिहासकार के पुत्र थे और जन्म 1801 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। 19वीं सदी में बंगाल में नारी शिक्षा के उत्थान में इन्होंने अहम योगदान दिया था। देखो 19वीं शताब्दी अभी चल रहा है। बेथुन साहब भी क्या कर रहे थे? किस नारी शिक्षा के उत्थान में मतलब उन्नति में योगदान दे रहे थे। क्योंकि वो जानते थे कि अगर नारियां अगर शिक्षित होंगी तो उनके बच्चे शिक्षित होंगे। जब उनके बच्चे शिक्षित होंगे तो वो छोटा सा गांव या परिवार शिक्षित होगा। जब वो परिवार आस्ते आस्ते 2-4 बढ़ते बढ़ते 10-12-15 इस तरह से बढ़ने लगा तो गांव शिक्षित होगा। जब गांव शिक्षित होगा तो जिला शिक्षित होगा और जब जिला स्तर पर शिक्षित होने लगेगा तो वो राज्य शिक्षित होगा। इसी तरह से शिक्षित होते होते हमारे देश भी क्या होते? शिक्षित हो जाते हैं। ठीक है। तो 1849 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में एक नारी शिक्षा केंद्र की स्थापना की। किसने? तो बेथुन साहब ने नारी शिक्षा के लिए एक स्कूल खोला। वर्तमान समय में इस स्थापना का नाम मतलब जो स्थापना इन्होंने किया था उस कॉलेज का जो नाम पड़ा वो कॉलेज है बेथुन कॉलेज। आज के समय में बेथुन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। देखो ये सब चीज तुमको नहीं लर्न करना है। इसका जो मतलब तुमको अपने अकॉर्डिंग से जो समझ में आ रहा है जो इंपॉर्टेंस है उसको नोट में बनाओ। ठीक है। ये नहीं कि मतलब ये पूरे को हम लिख दिए और उसको जाके एग्जाम में, नॉट फेयर। ठीक है। इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ट्राई भी रहना चाहिए कि अपने लैंग्वेज में ही लिखने के लिए। नहीं तो एक एक वर्ड को तुम पढ़ने लगोगे। 7 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट है तो दिमाग भी पूरा हिल जाएगा। तो अपने लैंग्वेज में इसको लिखने का ट्राई करो। और नहीं लिख पाते हो तो फिर उस पॉइंट को लिखो। उस पॉइंट को एग्जाम में जाकर एग्जाम हॉल में चाहे उसको प्रैक्टिस करते उसको एक्सप्लेन करो। ये नहीं कि पूरा लिख दिए महाभारत को, वैसा नहीं। नारी शिक्षा लिख रहे हो तो नारी शिक्षा पर अगर मान लो कि 5 पॉइंट लिख दिए इस पे से बेथुन के साहब से कि ये अंग्रेजी इतिहासकार के पुत्र थे, इसमें तो कुछ उसमें ज़्यादा कुछ तुम नहीं लिख सकते हो। हाँ इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, इतिहासकार क्या होता है उसको बता सकते हो, तो ये तुम्हारा वहाँ से प्लस पॉइंट हो जाएगा। हाँ इतिहासकार तो लिखा है और इतिहासकार के बारे में बता दिए। उसी तरह नारी शिक्षा यहाँ पे लिख सकते हो पॉइंट में, तो नारी शिक्षा के बारे में तुम लिख सकते हो। ये पूरा चैप्टर ही तुम्हारा नारी शिक्षा पे है, शिक्षा पे ही जोर दिया जा रहा है। 19वीं शताब्दी में जो बूम हुआ था शिक्षा का उसी पर पूरा है। इतना पढ़े हो तो शिक्षा के बारे में तो 10 लाइन तो तुमको माइंड में याद रहेगा ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, ये सब तो तुम्हारे नाम तो कुछ याद होंगे। उस नाम को ही मतलब शिक्षा पर तुम जोर दो ना। चलो आगे। तो उस समय बंगाल में नारी शिक्षा की स्थिति काफी दयनीय थी। बंगाली समाज के लोग अपने घर की लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराते थे। मतलब भेजने से भी डरते थे कि अगर भेजे तो वो वापस घर आएंगे भी या नहीं।
समझ रहे हो ना, स्थिति रही होगी। बेथुन महोदय एक प्रतिभावान विद्यार्थी थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मतलब ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की थी। उन्हें ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, लैटिन तथा अन्य भाषाओं का ज्ञान था। सोचो उस समय, आज के समय में नहीं बोल रहे हैं, उस समय मीन्स 19वीं शताब्दी में जॉन इलियट थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री किए थे। 10 साल पहले करने में तो आदमी के रोंगटे कांप जाते थे। तो सोचो कि 19वीं शताब्दी के समय में इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारत आए और भारत के लोगों के बारे में इतना सोचना अनुभवी है। ये सब चाहे तो आराम से जिंदगी जीवन यापन कर सकते थे। तो दूसरा सहानुभूति में थी कि हाँ थोड़ा सा आराम से जी रहे हैं, ठीक है, उसमें से थोड़ा सा मदद किया जाए। वो तुम्हारे अंदर भी रहना चाहिए, बट अभी तुम नहीं कर सकते हो, कारण कि तुम्हारे पास खुद का कुछ सोर्स नहीं है। जब सोर्स होने लगेगा, कुछ इनकम आने लगेगा, तो तुम एक भी गरीब बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कर दोगे ना, तो वो गरीब स्टूडेंट एक के बदले वो 2 हो सकता है पढ़ा दे। जब वो 2 पढ़ाएगा तो 4 वो पढ़ा सकता है। ऐसे ही क्या होता है, जनरेशन का चेंजेस होता है। तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस, थिंकिंग जो सोचने का, वो भी चेंज होने लगेगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचोगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी क्या क्या होता है सब आने लगेगा। तो हमेशा बी पॉजिटिव सोचो कि इससे प्रोडक्टिव हम कैसे ले सकते हैं, जो भी लेसन देख रहे हैं वहां से प्रोडक्टिव हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो 1848 ईस्वी में इन्होंने कानून निर्माण सदस्य के रूप में बंगाल भेजा गया। मतलब इनको कानून बनाने के लिए बंगाल में भेजा गया था 1848 में। 1849 ईस्वी में उन्होंने उत्तर कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, जो नॉर्थ कोलकाता है उधर पर इन्होंने एक स्कूल खोला। कुछ मशीनरी कुछ मिशनारियां कुछ मिशनरियां भी लड़कियां मतलब लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रयास कर रही थी, किंतु स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। 1838 ईस्वी में एक आधिकारिक सूचना के अनुसार उस समय तक बंगाल के आसपास कुल 19 लड़कियों के लिए स्कूल थे, जिसमें से विद्यार्थियों की संख्या महज मतलब लगभग, चाहे जितना भी बोल सकते, 450 के करीब थी। सोचोगे तब जाकर समझ में आएगा कि उस समय 19वीं शताब्दी में 19 लड़कियों का स्कूल था और 450 ही स्टूडेंट है। और आज के समय तुम देखो कोई भी स्कूल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर गर्ल्स स्कूल है
तो अप्रॉक्स 450 स्टूडेंट्स तो होंगे ही। उस समय 19 स्कूल होने के बावजूद भी ओनली 450 ही गर्ल्स विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जाती थी। वो भी किसकी, जिसके पास शिक्षा था और जो दिमाग से सोचता था, उन्हीं के लड़कियां जा पाती थी। आज के समय गरीब से गरीब की लड़की जाकर पढ़ रही है। अगला जो टॉपिक है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और चिकित्सक विज्ञान में उन्नति। मतलब कलकत्ता जो मेडिकल कॉलेज है, चिकित्सक मतलब मेडिकल, मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो सबके उन्नति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सारा चीज़ इसमें दिया है 19वीं शताब्दी में। कॉलेज में अंधविश्वास और अब चिकित्सा के बारे में भी है। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में बंगाल के कलकत्ता, वर्तमान समय मतलब उस समय कलकत्ता बोला जाता था, इस समय कोलकाता बोला जाता है। मेरे से कोलकाता ही निकल जाता है, क्योंकि मतलब क्या होता है, माइंड में एक सेट हो जाता है कोई भी चीज़। अगर तुमको बोला जाए कि मतलब इंग्लैंड का चाहे दूसरे देश का कुछ पढ़ने के लिए, तो वो तुमको सीखने में टाइम लगेगा। अगर एक बार वो सेट हो जाएगा ना, तो फिर टाइम नहीं लगेगा। तो वही चीज़ है, पढ़ते पढ़ते दिमाग में सेट हो गया। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में बंगाल के कलकत्ता और वर्तमान में कोलकाता शहर में हुई थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कोलकाता में, मतलब कलकत्ता में 1835 ईस्वी में हुई थी। यह एशिया में यूरोपीय चिकित्सक विज्ञान का ज्ञान देने वाला दूसरा संस्थान था। मतलब भारत एशिया महादेश में है, और एशिया महादेश में मतलब चिकित्सा के स्थान पे उस समय दूसरा स्थान था कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का। एवं अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ज्ञान देने वाला पहला संस्थान था। ये अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने वाला पहला संस्थान था मेडिकल का। इस कॉलेज के साथ एक बृहद अस्पताल का भी स्थापना की गई, जिसमें हजारों रोगियों की दवा और इलाज की सुविधा थी, और रियायतें मतलब छूट की भी सुविधा थी। तो इस समय कलकत्ता मेडिकल के साथ मतलब 1835 ईस्वी में जब बना, उसके बाद 19वीं शताब्दी में एक अस्पताल खोला गया और उसमें हजारों रोगियों का दवा इलाज मुफ्त में भी किया जाता था। एक मिनट, चलो। इस विद्यालय द्वारा चिकित्सक विज्ञान के प्रशिक्षण के पश्चात विद्यार्थियों को चिकित्सक में मतलब स्नातक की उपाधि दी जाती थी। स्नातक मीन्स ग्रेजुएशन की। जो चिकित्सक विज्ञान से पढ़ते थे उनको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती थी। इसके अलावा इस जो संस्था था, इसमें MS MD मतलब ये सब डॉक्टर का जो डिग्री है वो सब है। MS MD देखे होगा कि MD लिखा होगा, कहीं MS लिखा होगा, और MCH लिखा होगा, कहीं DM की उपाधि DM ये सब लिखा रहता है, और कहीं MBBS भी लिखा रहता है। कहीं स्पेशलिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट स्किन डॉक्टर, स्पेशलिस्ट आई डॉक्टर, स्पेशलिस्ट ब्रेन डॉक्टर, स्पेशलिस्ट पेट का डॉक्टर, ये सब क्या है, मतलब सब
स्पेशलिस्ट मतलब उसी के बारे में पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हैं। तो ये सब उपाधि उस समय दी जाती थी। इसके अलावा नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल की पढ़ाई की भी व्यवस्था थी। मतलब इसके अलावा मतलब ये जो डिग्रियां दी जाती थी उसके अलावा नर्सिंग और पैरा मेडिकल की भी सुविधा थी। मेडिकल कॉलेज कलकत्ता, मेडिकल कॉलेज कलकत्ता भारत में पहली ऐसी संस्था थी जो पूरी तरह से पश्चात चिकित्सक विज्ञान का ज्ञान देती थी। भारत में ये पहली ऐसी संस्था थी जो पूरी तरह से पश्चात चिकित्सक विज्ञान की ज्ञान देती थी। थोड़ा सा यहाँ पे आओ, रिकॉल हो जाएगा। रिकॉल करने ही से ही तो कुछ बढ़ता है, रिकॉल नहीं करोगे तो फिर कुछ होने वाला तो नहीं है। देखो, अलगवादी शिक्षा की का समर्थन करते थे और पश्चवादी मतलब पिछड़ा मतलब पश्चवादी। तो यहाँ पे अभी पश्चात विज्ञान और साहित्य को पढ़ने के लिए दी जाते थे। यहाँ थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे कुछ लिखे हैं, इसको थोड़ा सा देखोगे तो सही रहेगा। यहाँ पे कौन से पॉइंट पे? तो अलगवादी, अच्छा हाँ देखो यहाँ पे यही वाला है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये अलगवादी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते थे और पश्चवादी प्राचीन ग्रंथों में मतलब हमारे जो पुराने जो ग्रंथ थे उसके बारे में ये पूरा डिस्कशन होता था। तो ये जो मतलब क्या, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है। कोलकाता यूनिवर्सिटी जो था यह भारत में पहली ऐसी संस्था थी जो पूरे पश्चात चिकित्सक विज्ञान का ज्ञान देता था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ सहायक डॉक्टरों को भी कमी को ध्यान में रखकर भारतीयों को यूरोपीय चिकित्सक का ज्ञान कराने आरंभ किया और पूरे डॉक्टर यूरोपीय डॉक्टरों की सहायता के लिए थे। भारतीय डॉक्टर यूरोपीय डॉक्टरों की सहायता के लिए होते थे। इससे कंपनी का खर्च कम पड़ता था और यूरोपीय चिकित्सक विज्ञान का अध्ययन कर भारतीय भी चिकित्सक विज्ञान में काफ़ी आगे बढ़े। कंपनी ने भी अपने खर्च में कमी के लिए यूरोपीय डॉक्टरों को लाना कम कर दिया। देखो यहाँ पे देखो, सोच रहे होगे कि एक प्लस पॉइंट है कि भारत के लोगों को बाहर मतलब अपने देश में ले जाकर डॉक्टरी का शिक्षा पढ़ाकर भारत में ले आते थे। बट यहाँ पे प्लस पॉइंट तो है, चलो डॉक्टर है, शिक्षित हो गए, आएंगे मदद करेंगे दो चार को। बट इसमें भी वो लोग फायदा देखते थे। क्या देखते थे कि वे लोग ये सोचते थे कि अगर हम अपने देश के एक डॉक्टर से मतलब देश के डॉक्टर को भारत में लेके आएंगे तो समझो कि भारत के अगर डॉक्टर 50,000 ले रहा था उस समय, तो वो जो डॉक्टर था हो सकता है 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी ले सकता है। तो वो पैसा को बचाने के लिए भारत के लोगों को जो डॉक्टर का पढ़ाई पढ़ना चाह रहे थे उसको बाहर भेजकर डॉक्टर की शिक्षा दीक्षा देकर फिर वो इंडिया में बुला लेते थे, क्योंकि वो यूरोपीय जो थे, जो अंग्रेज जो थे, वो अपने सेहत का भी इलाज करवा सके। ऐसे तो भारत में लोगों का इलाज करवाएंगे, बट इसमें सबसे प्राथमिकता जिसको दिया जाएगा वो कौन है, तो वो अंग्रेज थे। देन उसके बाद भारत के लोगों को वो लोग देखते थे। ये तो हुआ हम लोगों का क्या, विज्ञान पे।
टाइम कैसे निकलता है पता नहीं चलता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा का प्रसार 24 जनवरी 1897 ईस्वी को सॉरी 1800 सॉरी 24 जनवरी 1897 ईस्वी को बंगाल में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना विश्वविद्यालय की स्थापना 1897 में हुई थी और कलकत्ता याद रखना एग्जाम में पूछता भी है। पूरे दक्षिण एशिया में यह पाश्चात्य सभ्यता का पहला विश्वविद्यालय था जिसमें कई तरह के विषयों पर विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता था। इस विश्वविद्यालय में सभी धर्मों का समुदाय के विद्यार्थी शिक्षा को ग्रहण कर पाते थे और पूरे भारत में इस विश्वविद्यालय की चर्चा होती थी और इस विश्वविद्यालय से 4 नोबेल पुरस्कार विजेता का संबंध हो रहा है, जैसे रालैंड रास, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन एवं अमर्त्य सेन। ये जो 4 जो थे ये इनको क्या मिला था? तो इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, जो हायर एजुकेशन जो था, इसमें विभिन्न धर्म के लोग मीन्स विभिन्न धर्म के स्टूडेंट्स आकर एक साथ पढ़ते थे। मतलब भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था। कहीं से ना तो कहीं से किया जाएगा ना। लोग ऐसे नहीं पकड़ने देंगे तो ऐसे तो हम पकड़ेंगे ही ना। तो वही यहाँ भी किया जा रहा था कि लोग एक जाति से दूसरे जाति में खाने में भी हिचकिचाते थे। आज के समय देखो, स्कूल में जाते होगे, मस्ती तो करते होगे, खाने का बात है तो अपने दोस्त है तो उसका जाति पाति तो नहीं पूछते होगे ना। वो कुछ खरीदता है उसको लेकर खा लेते हो, छीन कर खा लेते हो, जो भी फन करते हो ना। तो उस समय में ये सब नहीं मिल पाता था। बट ट्राई का एक पहला पड़ाव था कि शिक्षा एक जगह पर होगा तो विभिन्न धर्म के स्टूडेंट्स आएंगे, एक साथ पढ़ेंगे, तो आपसी जो मतभेद था जो है वो खत्म होगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो इसमें लाहौर मीन्स पाकिस्तान में है, से लेकर रंगून, ठीक है, रंगून का है, म्यांमार में है, और श्रीलंका तक के विद्यार्थी विद्या अर्जन के लिए यहाँ आते थे। सोचो, ये जो विश्वविद्यालय था, इस विश्वविद्यालय में मतलब मतभेद तो कुछ था ही नहीं, इसलिए पाकिस्तान के स्टूडेंट भी आकर पढ़ते थे, म्यांमार का भी स्टूडेंट आकर पढ़ते थे, और श्रीलंका के भी स्टूडेंट्स आकर यहाँ पे विद्या को अर्जन करते थे। इस विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति एवं उप कुलपति क्रमशः गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर जेम्स विलियम कोलविल थे। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति और उप कुलपति कौन थे? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। एवं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर जेम्स विलियम कोलविल। याद हुआ? रिपीट करो एक बार तो याद हो जाएगा।
अगला जो है 1858 ईस्वी में नदुनाथ बोस एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय से मतलब ग्रेजुएशन की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति थे। मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो प्रथम स्नातक मतलब जो प्रथम स्नातक का उपाधि जिसको मिला था वो कौन था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। पूरे विश्व का बात नहीं बोल रहे हैं, कोलकाता विश्वविद्यालय से जो पहला व्यक्ति जो था जो स्नातक की उपाधि ली वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे। 30 जनवरी 1858 ईस्वी को कलकत्ता विश्वविद्यालय ने संघ की तरह काम करना आरंभ किया। संघ मतलब मिलजुल कर काम करना आरंभ किया। इससे कई अन्य शिक्षक संस्थाएं इसके साथ जुड़ गए। इसके साथ मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ बहुत सारे कॉलेज जुड़ गए। 1882 ईस्वी में काद मुमबदनी और गंगुली एवं चंद्रमुखी बसु स्नातक की उपाधि पाने वाला भारत के प्रथम महिला बनी। काद मम्बुनी गुंगाली काद मम्बुनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु स्नातक की उपाधि पाने वाला पहली महिला बनी। इसको भी याद रखना, एग्जाम में पूछता है। ये सब पॉइंट को तुमको याद करना पड़ेगा। अब तुम शिक्षा के बारे में याद करने चल जाओ तो फिर तो हद है भगवान। वो सब समझ कर थोड़ा सा लिखो जो समझने वाला है, जो पॉइंट है, जो डेट्स है, वो सब तुमको लर्न करना पड़ेगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। इसमें सोचने वाला कोई दो राय नहीं है कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था वो उच्च शिक्षा के स्तर में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। बाहर के देशों को उसमें शिक्षा के लिए आमंत्रित, अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलना, ये सब है। तो विशेषताएं जो है यहाँ पे तुम पढ़ लेना, जिसमें से एक जो मेन जो टॉपिक होगा उसको पढ़ लेना। विशेषताएं मीन्स मतलब ये जो पूरा होल जो निचोड़ से इसमें थोड़ा सा दिया है सार में, 1800 से लेकर 19वीं तक इसमें बात कर दिया गया है। तो यहाँ पे 1800 का हम थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। 19वीं शताब्दी में तो पूरा पढ़ाए, वो पूरा 19वीं शताब्दी का ही बात हो रहा है। तो 18वीं शताब्दी में हिंदू समाज में वर्षों से पल रहे कुसंस्कार काफी तीव्र हो उठा था। वेद उपनिषदों तथा दर्शनों के मार्ग से भटककर शिक्षित समाज की पौराणिक कथाओं और कर्म कांडों में विश्वास करने लगा था। जाति पाति भेदभाव समाज का खंड खंड कर रहा था। स्त्री की स्थिति बड़ी दयनीय थी। ये सब की पॉइंट्स है कि 18वीं शताब्दी में अगर कुछ बोला जाए तो उसमें सबसे जो है हिंदू समाज में जो पल रही थी कुरीति, उसके बारे में जिक्र हुआ था। ठीक है। और मतलब जो वेद मीन्स महाभारत, जो महाभारत गीता होता जो भी है, और उपनिषदों और दर्शन जो मार्ग थे उनसे लोग क्या हो रहे थे, भटक भटक कर इधर उधर जा रहे थे। मतलब जो चल रही थी पुरानी कथाएं उसी पर विश्वास करते थे। जाति पाति पर भेदभाव जो था वो तो चल ही रहा था, उससे मतलब खंड खंड में बंट जाना, ये सब चल रहा था 18वीं शताब्दी में। और 19वीं शताब्दी में तो तुमको ये पूरा पढ़ाई दी है कि कौन कौन से यहाँ पे राजा राम मोहन राय के बारे में बता दिए,
राजा राधाकांत देव के बारे में बता दिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डेविड हेयर, ड्रिंक वाटर बेथुन के बारे में, ये सब के बारे में, महापुरुष के बारे में हम तुमको इसमें कंप्लीट करा दिए हैं। इसमें मतलब कुछ है और कुछ पहले 2 स्लाइड में है, पार्ट 1 और पार्ट 2 चैप्टर का, ये पार्ट 3 है। अब इसका जो मतलब यहाँ से तुमको 2 नंबर का एग्जाम में जो पूछता है, यहाँ से एग्जाम में पूछ देता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं ये, बट ऐसा करना मत। जहाँ ये सब दिया है वहाँ से तुमको 2 मतलब ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन उसको दिमाग में अपने माइंड में रखने का कोशिश करना। इससे तुम्हारा ही बेनिफिट होगा, दूसरे से कुछ मतलब होने वाला नहीं है। तो सब यहाँ पे जो दिया है, डॉक्टर मधुसूदन गुप्त, इनका जन्म 1800 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिला में हुआ और ये जो थे वैद्य परिवार से थे। मधुसूदन गुप्त एक भारतीय डॉक्टर थे जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चात शिक्षित विज्ञान के प्रशिक्षण प्राप्त किया। जब कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई तब मधुसूदन गुप्त सामाजिक बंधनों को तोड़कर आगे बढ़े और 28 अक्टूबर 1836 ईस्वी को वो मानव शव को चीर फाड़ करने वाले भारत के पहले चिकित्सक बने हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना है। क्या कि मधुसूदन जो गुप्त जो थे भारत के पहले ऐसे चिकित्सक जो थे कि मानव के जो शव को है जो चीर फाड़ किया जाता है, माने पोस्टमार्टम जो किया जाता है, ये पहले भारत के व्यक्ति बने। इस कार्य में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के छात्र, इस कार्य में मतलब मधुसूदन गुप्त जो थे उनके साथ जो थे राधाकृष्ण दे थे और उमाचरण सेठ, द्वारकानाथ गुप्त और नवीन चंद्र मित्र की उनकी सहायता थे। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1856 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। उनकी उपाधि के सम्मान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम से हवा में गोली दागी थी। मतलब जैसे क्या महान पुरुष जैसे जो शहीद जो गुजर जाते हैं तो क्या होता है, जब उनके शव को जलाया जाता है, मतलब अंतिम संस्कार जब किया जाता है तो गोली फायरिंग किया जाता है। तो इनका जो जब दाह संस्कार हो रहा था तो उस समय फोर्ट विलियम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम में हवा में गोली दागी थी। ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ मतलब हिंदिया पढ़ने में त्रुटि हुई होगी, बट उसको अंडर एस्टिमेट करके जो मेन जो टॉपिक है उस चीज़ को तुम समझो। देखो, वीडियो को जो कंप्लीट देखेगा उसको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो वीडियो कंप्लीट, कोई भी वीडियो को देख रहे हो, किसी का भी वीडियो देखो, कंप्लीट देखो, नहीं तो मत देखो, एक बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में।